मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 15 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ओके, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी टेस्ट पेपर लगाए, यानी कि टेस्ट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री से रिलेटेड था, यानी कि हिस्ट्री से सारे क्वेश्चंस थे। टेस्ट नंबर 2 भी हिस्ट्री से ही था, मॉडर्न हिस्ट्री से था। टेस्ट नंबर 1 इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और टेस्ट नंबर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और टेस्ट नंबर 3 में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे और प्लस करंट अफेयर्स के थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी में रहेंगे, बस सब्जेक्ट जो है चेंज होता रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग के सभी टेस्ट जो है सब्जेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने हिस्ट्री के सॉल्व किए थे, ज्योग्राफी के सॉल्व किए थे और इस टेस्ट पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रामसर COP15 सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह अफ्रीका में आयोजित रामसर कन्वेंशन का प्रथम COP था। दूसरा कह रहा है, भारत ने आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देना नामक शीर्षक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, अगर हम रामसर COP15 सम्मेलन की बात करें तो ये आयोजित हुआ था अफ्रीका के जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था और ये प्रथम COP नहीं था बल्कि ये द्वितीय COP था, दूसरा COP सम्मेलन था। पहला COP सम्मेलन आयोजित हुआ था अफ्रीका के युगांडा में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो तो भारत ने आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ावा देना नामक से एक शीर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, और जिम्बाब्वे द्वारा 3 वर्ष की अध्यक्षता जो है चाइना से ग्रहण किया गया था। इसको ध्यान रखना, किससे अध्यक्षता ग्रहण की है जिम्बाब्वे ने? तो चाइना से ग्रहण की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्याय बंधु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केवल 10 वर्ष से अधिक तक विधि व्यवसाय में संलग्न अधिवक्ता ही न्याय बंधु एप्लीकेशन पर निशुल्क सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। दूसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी विधिक सशक्तिकरण पहल के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाली लाभार्थियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। बताइए कि कौन सा कथन सही है। बताइए, स्टेटमेंट ऑप्शन देखिए, उसके बाद करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये न्याय बंधु कार्यक्रम क्या है? न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल 10 वर्ष से अधिक तक विधि व्यवसाय में संलग्न अधिवक्ता ही इस एप्लीकेशन पर निशुल्क सेवा प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई भी अधिवक्ता हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है, कानूनी सलाह प्रदान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा समय नहीं निर्धारित किया गया है कि केवल 10 वर्ष से अधिक तक विधि व्यवसाय में जितने लोग जुड़े रहेंगे केवल वही लोग जो है इस बंधु एप्लीकेशन पर सेवाएं दे सकते हैं, तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी विधिक सशक्तिकरण पहल के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हमेशा जैसे कि कहा है मैंने आपको कि अक्सर मंत्रालय दे देता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मंत्रालय गलत दिया रहता है स्टेटमेंट में।
तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया, इस पहल को लाया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। ठीक है, न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधीन में चलाया जाता है इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यानी ओवरऑल इसका उद्देश्य क्या है? न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य यह है भाई, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय, जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, उन पिछड़े वर्गों तक या गरीबों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, जो कानूनी फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और इसके माध्यम से क्या होगा कि इसके माध्यम से वकील भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, इस एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। तो पहला, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत था। अगर आप लोगों ने इतना ही दूसरा वाला स्टेटमेंट समझ जाते कि ये गलत है, तो आप लोग एलिमिनेट कर देते और डायरेक्टली आपका आंसर निकल करके आ जाता। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला कह रहा है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स के रूप में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस अधिनियम में नाबालिगों को सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रखने हेतु स्पष्ट सुरक्षा उपाय शामिल हैं। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में बात करें तो इसके तहत ऑनलाइन गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स के रूप में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि नाबालिगों को सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रखने हेतु स्पष्ट सुरक्षा उपाय शामिल है, तो इस अधिनियम के तहत इस तरह का भी नाबालिगों से रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो ये नाबालिग जो है ये सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहे। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला सही है, तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त देशों में से कितनों के साथ फिलीपींस की समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। तो उपयुक्त में से कितने देश जो हैं फिलीपींस की समुद्री सीमाओं के साथ साझा करती हैं। तो उन देशों में है आपका वियतनाम, पलाऊ, मलेशिया, ताइवान और इंडोनेशिया। लाओस नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि केवल 5। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सभी क्वेश्चन का नेचर थोड़ा फैक्चुअल है, इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कहाँ पे आयोजित हुआ या किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया या क्या शीर्षक, किस शीर्षक से कोई रिपोर्ट जारी की गई, तो इतना तो फैक्चुअल है। थोड़ा बहुत आप लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, विजन के मैगजीन पढ़ेंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन ये फैक्चुअल है। जितना ज़्यादा आप खुद से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ, इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं वहाँ पे करूँगी। अब बेवजह ऐसे आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है कि किसी मतलब बिना किसी रीज़न के वीडियो ज़बरदस्ती लंबी खींचो, वीडियो को 1 घंटे में जो ख़त्म हो जाए उसको 4 घंटे 2 घंटे में लगाऊँ, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग जल्दी-जल्दी करेंगे। तो चलो, और एक बात और, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसी ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करने का भी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, तो डायरेक्ट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट खुद भी लगाइए। तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर पीडीएफ को डाउनलोड करिए। विज़न आईएएस की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, संस्कृति आईएएस की भी मिल जाएगी, फोरम आईएएस की भी मिल जाएगी, और इसके अलावा दृष्टि की तो मिलेगी ही, और भी अदर इंस्टीट्यूट के हैं टेस्ट पेपर, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे इस प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इन सभी टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके
खुद भी प्रैक्टिस करिए रूम में टाइमर लगा करके 2 घंटे का। जब तक खुद से टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। ओके, तो खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको और ज़्यादा अच्छा बनाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करेगा। ठीक है, चलो पहला इसको 5वां क्वेश्चन देखिए। तो वी मस्ट टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वी मस्ट टेक के अंतर्गत प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दूसरा कह रहा है कि इस महोत्सव का शीर्षक था सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी था। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो बीमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा यानी ICCR द्वारा आयोजित बीमस्टेक के अंतर्गत यह पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम था। और किस शीर्षक से आयोजित किया गया था? तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी। ओके, पीसीएस में भी पूछ सकता है और यूपीएससी में भी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है हाल ही में समाचारों में रही द्रुजबा पाइपलाइन का सबसे बेहतर वर्णन है। तो ये द्रुजबा पाइपलाइन का सबसे बेहतर वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो आप लोग देखेंगे रूस के कच्चे तेल को मध्य और पूर्वी यूरोप तक पहुंचाने वाली सोवियत कालीन प्रमुख तेल पाइपलाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा अग्निशोध शब्द किससे संबंधित है? बताइए, हाल ही में समाचारों में रहा अग्निशोध शब्द किससे संबंधित है? अग्निशोध जो है दोस्तों प्रयोगशाला नवाचारों को उपयोग योग्य रक्षा प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए भारतीय सेना और IIT मद्रास द्वारा विकसित एक अनुसंधान प्रकोष्ठ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेनबो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन रेनबो जो है किससे संबंधित है? खुद से भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो ये संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को लक्षित करने वाला एक अभियान, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त किया गया था। इसके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट 17A के तहत कमीशन किए गए मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट है। दूसरा कह रहा है कि इन दोनों को भारत के स्वदेशी वॉरशिप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया गया। तीसरा कह रहा है कि यह दोनों पोत इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किए गए 100वें तथा 101वें में वॉरशिप है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है? बताइए। तो देखो दोस्तों, उदयगिरी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये प्रोजेक्ट 17 के तहत कमीशन किए गए मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट है। और कहाँ पे कमीशन किया गया था? विशाखापत्तनम में। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि दोनों को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। तो नहीं, गलत है। एक को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया, दूसरे को गार्डन रेस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि ये दोनों पोत इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किए गए 100वें तथा 101वें वॉरशिप है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इससे 6 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन मिलता है, जो इससे पहले के मॉडल से काफी अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संदर्भ में सही दिया है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रणाली की वास्तविक समय में संचालन क्षमता अर्का और अरुणिका नामक सुपर कंप्यूटरों की कंप्यूटिंग शक्ति के कारण संभव हो सकी है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि 9 किलोमीटर से कम क्षैतिज रिजोल्यूशन पर संचालित वर्तमान में यह विश्व की एकमात्र वैश्विक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो ओवरऑल तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो कुछ खास नहीं थी,
सभी कुछ भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में मेन पॉइंट ऑलरेडी स्टेटमेंट के तौर पे दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी, यानी जिसे शॉर्ट में नारी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शॉर्ट में नारी भी हम कह सकते हैं, जिसका फुल नेम क्या है? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी। ठीक है, इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार और नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स है। ठीक है, इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत महिलाओं की कथित सुरक्षा, उत्पीड़न के अनुभवों तथा दिन और रात के दौरान सुरक्षा में अंतर के आधार पर प्रमुख भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, ये नारी 2025 संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसे पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार किया जाता है, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन इसे नीति आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया इस इंडेक्स को, बल्कि इसको जारी किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ पे नीति आयोग नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी दी हुई है और विजेता दिया हुआ है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। बताना है कि कितने सही हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल काफ़ी अच्छी मूवी थी। आप लोगों ने नहीं देखा है तो टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना। आई होप कि आप मोटिवेट होंगे इस मूवी को देखकर। ठीक है, जिन लोगों ने देखा है कमेंट में बताना कि किन 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 लोगों ने देखा है और किन किन लोगों को ये मूवी अच्छी लगी। दूसरा देखो, तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी? तो गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन थी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंतर्गत 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अंतर्गत जीता था कटहल फिल्म में। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए पुरस्कार मिला है सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी ओवरऑल चारों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अनुभव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुभव प्लेटफॉर्म को वर्ष 2015 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अनुभव पहल को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2015 में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसका ये लाया क्यों गया? तो जो व्यक्ति रिटायर हो रहे थे या जो हाल ही में सरकारी कर्म सेवानिवृत्त हाल ही में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के व्यक्तिगत संस्मरण प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में अनुभव प्लेटफॉर्म को भारत के प्रशासनिक इतिहास के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया गया था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही। इसका उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं या फिर जो रिटायर मतलब ओवरऑल ये कि जो व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस इस अनुभव प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करें कि उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये ओवरऑल अनुभव पहल इसलिए लाया गया है रिटायर्ड लोगों के लिए जो रिटायर होने जा रहे हैं, जिससे कि वो अपना पूरे जिस भी विभाग में रहें वो अपने विभाग से रिलेटेड सारी उनकी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको शेयर करें। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने बोला ना कि इस क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। दूसरा चौथा देखो 14वां, तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एनर्जी एंड फिर से मैं पढ़ती हूँ। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को विकसित किसके द्वारा किया गया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और शीर्ष पे कौन है देश? शीर्ष पे कौन कौन से राज्य रहे भारत के? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रही रुद्रास्त्र क्या है? तो रुद्रास्त्र जो है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर एक
लंबी मालगाड़ी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसे हम लोग UDISE प्लस शॉर्ट में कहते हैं, 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक, माध्यमिक पूर्व तथा माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट दरों में विगत 2 वर्षों की तुलना में कमी दर्ज की गई। ठीक है, ओवरऑल क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि प्रारंभिक, माध्यमिक पूर्व और माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट दरों में पिछले 2 सालों की तुलना में कमी दर्ज की गई। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 2024-25 में सभी विद्यालयी स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात NEP द्वारा अनुशंसित 1:30 यानी 1:30 से अधिक हो गया है। क्या कह रहा है? अधिक हो गया है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है आपका। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ड्रॉप आउट दरों में पिछले 2 सालों में, पिछले 2 साल वर्षों की तुलना में अगर बात करें तो कमी दर्ज हुई, यानी कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या, बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कमी आई है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट तो सही है, UDISE प्लस रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा जो कह रहा है कि सभी विद्यालयी स्तरों पर विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात, जो विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात है वो NEP द्वारा अनुशंसित 1:30 से अधिक है। तो 1:30 से अधिक तो नहीं है, लेकिन हालिया वर्षों में सुधार हुआ है विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, अगला है राइजोटोप प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके तहत गेंडे के सींगों को अवैध व्यापार हेतु अनुपयोगी बनाने तथा उन्हें विषाक्त करने के क्रम में रेडियो आइसोटोप को सीमित और सुरक्षित डोज इंजेक्ट करना शामिल है। दूसरा कह रहा है कि इसे दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। देखो, पहला तो सही है, इस राइजो प्रोजेक्ट को लाया क्यों गया, तो राइजो प्रोडक्ट को लाया गया गेंडे के सींगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है, इससे इसके माध्यम से क्या जाएगा कि रेडियो आइसोटोप को जो है एक सीमित मात्रा में, इनके जो गेंडों के सींग होंगे उनके गेंडों के सींग में एक सीमित मात्रा में इंसेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि ये जो सींग है ये अनुपयोगी हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, जिससे कि जो ये तो तस्करी करने वाले लोग हैं इनके सींगों का, अवैध व्यापार करने वाले लोग इसका प्रयोग ना कर सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा इसे संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसे दक्षिणी अफ्रीकी सरकार या दक्षिण अफ्रीका की एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में काली कुंडी ग्लेशियर से निकलने के साथ चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, क्या कह रहा है, चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। जम्मू शहर से प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और अंततः चिनाब में मिल जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह जम्मू के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत रही है और प्राचीन ग्रंथों में इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है। चलो, चिनाब नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, इतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस बेसिस पे याद करो कि कौन सी नदी है जिसका प्राचीन ग्रंथों में नाम सूर्यपुत्री मिलता है। तो नदी का नाम है तवी। तभी कोई प्राचीन ग्रंथों में तवी का नाम ही प्राचीन ग्रंथों में सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, या फिर सूर्यपुत्री कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य विज्ञान और बायोमेडिकल अनुसंधान में करियर तलाशने हेतु प्रेरित करने के क्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई, तो ये पहल शुरू की गई शाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑलरेडी सब कुछ इसके बारे में दिया गया है कि क्यों शुरू किया गया है। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य विज्ञान और बायोमेडिकल अनुसंधान में करियर तलाशने हेतु प्रेरित करने के क्रम में ICMR द्वारा शाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है।
चलो अगला देखो। अगला कह रहा है हेपेटाइटिस डी वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है हेपेटाइटिस डी वायरस संक्रमण पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में ही हो सकता है। दूसरा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एसडीवी को एक कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। बताइए कि कौन सा आपका कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ये एसडीवी संक्रमण है, एसडीवी संक्रमण पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में ही हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एसडीवी को एक कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर रहा और यह एआई अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए भारत का शीर्ष शहर बनकर उभरा है। दूसरा कह रहा है कि विश्व के अग्रणी एआई शहर के रूप में सैन फ्रांसिस्को प्रथम स्थान पर रहा है। बताइए कि कौन सा आपका कथन सही है। आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें बेंगलुरु जो है वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पे रहा था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन अग्रणी स्थान पे यानी पहले स्थान पे सैन फ्रांसिस्को नहीं था बल्कि सिंगापुर था। ठीक है, कौन था? सिंगापुर था। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है भारत के पहले स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इन स्पेस ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत नक्षत्र विकसित करने के लिए पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम का चयन किया है। दूसरा कह रहा है कि इसमें निजी कंपनियां उपग्रहों का निर्माण, ईओ प्रणाली का संचालन तथा डेटा सेवाओं का व्यवसायीकरण करेंगे। ठीक है, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र के संबंध में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि इन स्पेस ने जो है ट्रिपल पी मॉडल के तहत नक्षत्र विकसित करने के लिए पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम का चयन किया है और साथ में इसमें निजी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा ताकि वो उपग्रहों का यानी सैटेलाइट्स का निर्माण कर सकें, ईओ प्रणाली का संचालन कर सकें और डाटा सेवाओं का व्यवसायीकरण कर सकें। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, भारत के पहले 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को रिफाइनरी क्षेत्र में तैनात करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वे दो संगठन कौन कौन से हैं? पहला संगठन है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, दूसरा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा जो है इस 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को रिफाइनरी क्षेत्र में तैनात करने के लिए शुरू किया गया एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलो अगला देखो, भारत में पशुओं के ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंकों के लिए दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह दिशा निर्देश मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी किए गए। दूसरा कह रहा है कि इस रूपरेखा में डिजिटल रजिस्ट्रियों और रियल टाइम इन्वेंट्री प्रणालियों सहित राष्ट्रीय पशु चिकित्सा ब्लड बैंक नेटवर्क का निर्माण शामिल है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है सुपर गरुड़ शील्ड सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कई साझेदार देश भाग लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि नवीनतम संस्करण में भारत ने एक पर्यवेक्षक देश के रूप में इस अभ्यास में भाग लिया है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है।
तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है। सुपर गरुड़ शील्ड सैन्य अभ्यास है इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होता है। साथ में अन्य देश भी साझेदार के रूप में इसमें भाग लेते हैं। और दूसरा भी स्टेटमेंट सही कि भारत ने भी हाल ही में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें अभ्यास किया था, ठीक है, या अभ्यास में भाग लिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके अब तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ से आपका शुरू होने जा रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हिस्ट्री के भी जितने क्वेश्चन हैं थोड़े फैक्चुअल नेचर के हैं, यानी बात करें तो ये ओवरऑल जो टेस्ट पेपर रहा है थोड़ा फैक्चुअल रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला जो टेस्ट पेपर था ज्योग्राफी का, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे, तो मुझे उसको समझाने में बहुत टाइम लगा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा टेस्ट नंबर 3 की वीडियो, तो आप लोग देख लीजिए। उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है सारे के सारे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। या और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे भी उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो एक बार ज़रूर देख लेना, और टेस्ट नंबर 2 के भी वीडियोस देख लेना, और टेस्ट नंबर 1 के भी। और अगर विजन आईएएस की वीडियोस देखना चाहते हो तो आरजी संडे विजन आईएएस का भी टेस्ट पेपर सॉल्व कराया है, लगभग 10 के करीब में सॉल्व करा दिया है। तो आप लोग टेस्ट नंबर पूरे टेस्ट नंबर की वीडियोस देख लो, और साथ में विजन का भी देखना चाहते हो तो विजन आईएएस का भी देख लेना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। क्लब आईएएस इस नाम से आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल और हमारी जो 5th फाउंडेशन बैच चल रही है, इस 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। इसमें सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, और मेंस भी अच्छे से हो जाएगा। मेंस का भी अप्रोच आपका बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। इसकी फ़ीस कितनी है तो बता देती हूँ, 1499 रुपये, यानी लगभग आपका 1500 रुपये पड़ेगा। 1500 रुपये, वो भी 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। 3 साल तक आप जितने भी क्लासेस करोगे, सारी क्लासेस आपको 3 साल तक अवेलेबल रहेंगी। ऐसा नहीं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, आपको 3 साल तक आपको एक्सेस मिलेगा। आप प्रॉपर कई बार क्लास देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो आरजी सर ने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, और इसके अलावा शिवम परिहार सर आपको 4th पेपर पढ़ाएंगे। संजीव सर ने आपको हिस्ट्री पढ़ाया है। तो पूरे बैचेस को, हमारे इस पूरे 5th फाउंडेशन बैच का फ़ायदा उठाइए। और एक बार बैच हमारे इस बैच को लेने से पहले, इस कोर्स को लेने से पहले डेमो क्लास ले लेना। डेमो क्लास ले लेना, अगर संतुष्ट होना तभी हमारे इस बैच को ज्वाइन करना, वरना मत करना, ठीक है। आप किसी और भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार डेमो क्लास ले लेना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं डेमो क्लास के तौर पे, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, अब यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला, इस पूरा ओवरऑल पूछा है किस स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि वह कोलकाता की एक स्वतंत्रता संघर्ष की कार्यकर्ता और चितरंजन दास की पत्नी थी। ध्यान करिए कि चितरंजन दास की पत्नी कौन थी। आगे कह रहा है कि वर्ष 1921 में वह कोर्ट अरेस्ट वाली प्रथम महिला स्वयंसेवकों में से एक बनी। दिसंबर 1921 में उन्होंने और उनकी बहन ने स्वदेशी को बढ़ावा देने और प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का विरोध करने के लिए खादी का प्रचार किया। उनकी गिरफ्तारी से व्यापक जन आक्रोश हुआ, जिनसे युवाओं को गिरफ्तारी देने के लिए प्रेरित किया, और असहयोग आंदोलन के प्रति जन समर्थन का विस्तार हुआ, ठीक है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख किया गया है बसंती देवी का। बसंती देवी जो है चितरंजन दास की पत्नी थी, ठीक है। चलो आगे देखिए। आगे दिया है, देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा दारुल उलूम देवबंद में की गई थी। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पूछा था कितने सही हैं,
ठीक है, तो हम लोग ऐसे हर स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है इसने यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन सहित सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने फतवा जारी किया था यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन और सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह कुरान और हदीस की शिक्षाओं के प्रसार में संलग्न एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो ओवरऑल कितने कथन सही हुए? तो तीनों ही कथन सही हुए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय समानांतर सरकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 17 में नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार के नाम से जानी जाने वाली समानांतर सरकार मध्य 1943 से जून 1946 तक कार्यरत थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पे समानांतर सरकारों का गठन किया जा रहा था। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किन किन जगहों पे समानांतर सरकारें गठित की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन वाले टॉपिक में ये चीज़ें दी हुई है स्पेक्ट्रम की बुक में, तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया है। दूसरा कह रहा है कि तमलुक में ताम्रलिप्ति जाति सरकार द्वारा युद्ध, स्वास्थ्य, कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा और न्यायिक मामलों सहित कई विभागों का गठन किया गया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तमलुक में जो है अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कई विभाग गठित किए गए थे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि सतारा और मिदनापुर में स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में कानून व्यवस्था आने के बावजूद ब्रिटिशकालीन जिला कलेक्टर और डीएसपी ने कर संग्रह कर जारी रखा था। तो यहाँ पे तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि भले ही सतारा और मिदनापुर में स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में कानून व्यवस्था आ गया था, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिशकालीन जो जिला था, ब्रिटिशकालीन जिला कलेक्टर यानी ब्रिटिश काल का जो जिला कलेक्टर और डीएसपी ने अपना जो कर संग्रह था, कर कलेक्ट करना, उसको जारी रखा था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, अगला कह रहा है कि गोपाल बाबा वलंगकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने फूले के आर्य आक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया और तर्क दिया कि अस्पृश्य भारत के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व का प्रत्यक्ष विरोध करने के लिए अनार्य प्रतोष परिहार मंडली का गठन किया था। तो यहाँ पे किसी का विरोध करने के लिए नहीं किया था, बस उनका उद्देश्य ये था कि भाई जो अस्पृश्य लोग हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी रेस्पेक्ट दिया जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। किसी के विरोध में नहीं लाया था ये आंदोलन। चलो अगला देखो, वर्ष 1936 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित ग्रामीण क्षेत्र का पहला कांग्रेस अधिवेशन था। दूसरा कह रहा है कि अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को अस्वीकार किया तथा एक लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य के गठन का आह्वान किया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो है महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित हुआ था। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को अस्वीकार किया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई भारत तुम्हारे इस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देंगे अंग्रेजों का। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी को अस्वीकार किया और एक लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य के गठन का आह्वान किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, चंपारण में नील की खेती और प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 3 कटिया पद्धति के तहत एक रैयत को विधिक तौर पर अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दूसरा कह रहा है कि गांधी के आगमन से पहले चंपारण में 2 बार व्यापक स्तर पर नील विद्रोह प्रदर्शन हुए। 2 बार नील विद्रोह प्रदर्शन हुए थे गांधी के आगमन के पहले चंपारण में। तीसरा कथन कह रहा है कि सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित करने के साथ ही 3 खटिया पद्धति को समाप्त कर दिया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। और इस बार मैंने जानबूझ के ना तो हाईलाइट किया ना अंडरलाइन किया।
अब आप लोग इसको समझो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप लोग अगर इस बेसिस पे आंसर करना हुआ तो करिए, एक बार देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे आपको करना है। हो गया? चलो देखो, पहला कथन है कि 3 कटिया पद्धति के तहत एक रैयत को विधिक तौर पर अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जब स्टेटमेंट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरह से हाईलाइट करें जहाँ पे कुछ शब्द आपको थोड़े संदिग्ध लग रहे हैं। तो देखो, कोई विधिक, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी इन लोग के ऊपर कि 3/20वें हिस्से पर वो नील की खेती करेंगे, ठीक है, रैयत को। ये कोई कानूनी दबाव नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बल्कि जो बागान के मालिक थे और किसानों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, ये कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है ना विधिक तौर पर, इसीलिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें हर एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है। पूरे स्टेटमेंट का अगर हम एक भी शब्द चेंज करते हैं तो पूरे स्टेटमेंट का जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आपको इतना ही पता होता तो आप एलिमिनेट कर देते और आपका आंसर निकल के चला आ जाता सामने अपने आप ही। तो ये विधिक नहीं बल्कि बागान मालिकों और किसानों के बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें किसानों को अपने भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दूसरा कह रहा है कि गांधी के आगमन के पहले चंपारण में 2 बार व्यापक स्तर पर नील विरोधी प्रदर्शन हुए थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही कि सरकार ने जो है चंपारण कृषि अधिनियम पारित करने के साथ ही 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना पैक्ट आप लोग को पता होगा कि पूना पैक्ट के पहले जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी, यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी लिन लिथगो द्वारा। उसमें ये बात कही गई थी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, दलित हो गए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अलग धर्मों की या फिर अलग जाति की छोड़िए, सबसे बड़ी बात थी कि पूना पैक्ट के पहले जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी उसमें पूरा इंटेंशन यह था कि हिंदुओं में भी दलित वर्गों को अलग कर दिया जाए, दलित लोगों को अलग करके दलित को एक अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए, जिसका हमारे देश के नेताओं ने बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय में कहा गया भाई कि हिंदू से अलग है दलित, हिंदू अगर दलित को हिंदू में ही रखा जाएगा तो दलितों के साथ अत्याचार होगा, इस तरह से उसमें बोला गया था। तो दलितों के लिए एक अलग सीट, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग भी की गई कि अगर कोई व्यक्ति दलित व्यक्ति अगर उम्मीदवार बनता है किसी क्षेत्र का, ठीक है, तो उसको उसको केवल दलित के लोगों द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी कम्युनल अवार्ड में। तो उसका विरोध किया नेताओं में। तो उसके बाद जो है हिंदुओं और दलित लोगों के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस पूना पैक्ट में कुछ समझौते हुए थे, कुछ प्रावधान लाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि भाई दलित लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। पहले लगभग 73-74 के करीब में सीटें आरक्षित थी कम्युनल अवार्ड में। बाद में जो है दलितों के लिए लगभग 200 के करीब में इनके लिए सीटें आरक्षित की गई। और इनको भी मतलब जो भी प्रशासनिक संस्थान हो गए, अलग अलग जगहों पे इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया दलितों के लिए, जो कि पहले कम्युनल अवार्ड में नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पूरा ओवरऑल ये पूरा पैक जो है दलितों के इर्द गिर्द घूमता रहा, दलितों के अधिकारों के लिए, दलितों के आरक्षण के लिए था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इसमें यह अनिवार्य किया गया कि दलित वर्ग के मतदाता पहले प्राथमिक चुनाव के माध्यम से प्रत्येक आरक्षित सीट के लिए 4 उम्मीदवारों के एक पैनल का चुनाव करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रांतीय विधानमंडलों में मद्रास और बंगाल में से प्रत्येक को 30 सीटों के साथ दलित वर्गों हेतु सर्वाधिक आरक्षित सीटें मिली। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी के अनुसार भारत ब्रिटिश शासन के बहुत पहले से एक संयुक्त सांस्कृतिक राष्ट्र था, जबकि अंबेडकर का तर्क था कि भारतीय एकता मुख्यतः औपनिवेशिक राज्य द्वारा निर्मित विधिक ढांचे का परिणाम था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। पूछा था कि कौन सा कथन सही है, ये भी देख लो स्टेटमेंट। तो पहला कथन तो सही है। गांधी और
अम्बेडकर के अलग अलग तर्क थे। गांधी का मानना था कि भाई भारत जो है ब्रिटिश शासन के बहुत पहले से ही एक संयुक्त सांस्कृतिक राष्ट्र था, लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय एकता जो है मुख्यतः औपनिवेशिक राज्य द्वारा निर्मित विधिक ढांचे का एक परिणाम था। ठीक है, इन दोनों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी। दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ही वास्तविक लोकतंत्र के लिए धर्म और राजनीति के पूर्ण पृथक्करण का समर्थन करते हैं। तो देखो, अंबेडकर तो वास्तविक लोकतंत्र के लिए धर्म और राजनीति के एक पूर्ण पृथक्करण का समर्थन करते थे, लेकिन गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी कहते थे कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, दोनों अविभाज्य हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, केवल अंबेडकर जी का मानना था कि लोकतंत्र के लिए धर्म और राजनीति के पूर्ण पृथक्करण होना चाहिए, यानी राजनीति का धर्म से अलग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी इस चीज को नहीं मानते थे। चलो अब अगला देखो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक या प्रमुख नेतृत्वकर्ता, भारत स्त्री महामंडल के संस्थापक कौन है? पूछा है कितने सही सुमेलित है। तो भारत स्त्री महामंडल के संस्थापक थे पंडित रमाबाई सरस्वती। ठीक है, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, देखो मैं गलत बता दी। भारत स्त्री महामंडल की सरला देवी चौधरानी थी। भारत महिला परिषद की संस्थापक थी रमाबाई रनाटे, और आर्य महिला समाज की संस्थापक थी पंडित रमाबाई सरस्वती। और ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की मार्गरेट कजिन्स थी संस्थापक। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, पहला और चौथा सही सुमेलित है। तो पूछा है कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तित्व और विशिष्टता। मैं सोच रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को दे दूं क्या सॉल्व करने के लिए। नहीं, आप लोग को आगे मैं दूंगी, इजी क्वेश्चन है वो दे दूंगी। तो यहाँ पे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसी में इन्होंने अध्यक्षता किया था, जॉर्ज यूले ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हजरत मोहानी नहीं थे, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दूसरा भी गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट बनी थी। और पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा था कितने, तो 2 सही सुमेलित थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस विद्रोह में हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों की संयुक्त भागीदारी थी, और इसकी घटनाएं बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा है, ठंड बहुत बढ़ रही है और मुझे जुकाम भी हो रहा है। चलो फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इस विद्रोह में हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों की संयुक्त भागीदारी थी, और इसकी घटनाएं बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मन का प्रेरणा स्रोत बनी। ठीक है, पूछा था, पहले ओवरऑल देख लो। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है, क्योंकि इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट है तो दोबारा पढ़ना टाइम वेस्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, सन्यासी विद्रोह जो हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों की एक संयुक्त भागीदारी थी। आप लोग देखेंगे इसमें हिंदू सन्यासी भी शामिल थे और मुस्लिम फकीर भी शामिल थे। इसी की घटना, सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहे हैं कि यह विद्रोह मुख्य रूप से धार्मिक जुलूसों पर ब्रिटिश प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ, जिसके कारण सन्यासियों और फकीरों को स्थानीय जमींदारों के अधीन शरण लेनी पड़ी। देखो, ये जो सन्यासी विद्रोह के जो विद्रोही थे, ये जमींदारों के अधीन शरण नहीं लिए थे, बल्कि इनका पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया था सन्यासी विद्रोह का। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, पत्रिका और संपादकीय संबद्ध व्यक्तित्व। तो सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? सोम प्रकाश के संपादक थे द्वारका नाथ विद्याभूषण। ठीक है, द्वारका नाथ विद्याभूषण।
तो पहला गलत हो गया। बंग दर्शन के प्रकाशक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, न कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। संध्या के प्रबंध बांधव उपाध्याय थे, तो तीसरा वाला सही सुमेलित थे। लीडर के मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर पत्रिका का संपादन किया जाता था। तो चौथा भी गलत हो गया। कितने सही हुए? केवल एक सही हुए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल में नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि दिगंबर और विष्णु विश्वास, एक मिनट, पूछा है कि कौन सा सही है, ठीक है। चलो, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों द्वारा बागान मालिकों के प्रपीड़क अनुबंधों के बावजूद नील की खेती करने से मना किए जाने के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। किसानों द्वारा जो है बागान मालिकों के प्रपीड़क अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बावजूद नील की खेती करने से मना। एक बात रीजन ये थी कि किसान और बागान मालिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नील की खेती को लेकर के। तो बाद में ऐसा हुआ कि यूरोप पे डाई का प्रयोग किया जाने लगा कपड़ों को रंगने के लिए, और भी अन्य केमिकल्स का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसलिए किसानों को जो है नील की खेती लाभदायक नहीं हुई, क्योंकि अब नील कोई खरीद नहीं रहा था। जब ऑलरेडी मार्केट में इसकी जगह आर्टिफिशियल आ गया था, आर्टिफिशियल चीज, तो फिर लोगों ने नील को खरीदना बंद कर दिया। तो किसानों के लिए एक तरह से क्या है, अलाभकारी खेती था ये। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों ने बागान मालिकों के, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रपीड़क अनुबंधों के बावजूद नील की खेती करने से मना किए जाने के, यानी कि अलाभकारी, किसानों को लाभ नहीं हो रहा है तो वो क्यों खेती करेंगे भाई, उसकी जगह वो दूसरी चीज की खेती कर लेंगे। तो इसी के विरोध में जो है किसानों द्वारा बंगाल में नील विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1860 की सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत बागान मालिकों के संविधात्मक अधिकारों को बनाए रखा गया और उन्हें न्यायालय की निगरानी में नील की खेती कराने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे देखो, किसानों को मजबूर नहीं किया गया था नील की खेती करने के लिए। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि न्यायालय की निगरानी में नील की खेती कराने की अनुमति दी गई थी, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया। किसानों को मजबूर नहीं करा जा, इसमें यह प्रावधान किया गया न्यायालय द्वारा, न्यायालय ने ये घोषणा की कि किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1806 के वेल्लोर विद्रोह को प्रेरित करने वाले तत्कालीन कारण को सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है। तो ये वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन, जो कि 1806 में हुआ था। तो बताइए कि वेल्लोर विद्रोह का सर्वाधिक सटीक रूप से कौन दर्शाता है, बताइए। तो संशोधित ड्रेस कोड का लागू होना, जिसमें धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया, पगड़ी की जगह गोल टोपी को शामिल किया गया, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों भावनाओं के विपरीत था, इसी वजह से वेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस आंदोलन के तहत अंबेडकर की एनहिलेशन ऑफ कास्ट का स्वागत किया गया और इस आंदोलन के मुखपत्र कुड़ी अरासू में इसका तत्काल अनुवाद कर प्रकाशन किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। 1925 में ईवी रामास्वामी द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इस आंदोलन के तहत अंबेडकर की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को द्रविड़ राजनीति के लिए विभाजनकारी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। तो ध्यान रखना कि इसको अस्वीकार नहीं किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस आंदोलन के तहत अंबेडकर की जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को द्रविड़ राजनीति के लिए विभाजनकारी मानते हुए अस्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूना अक्सर एग्जाम में दे देता है, पीसीएस में भी बहुत पूछता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1867 में, ठीक है, 1867 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी, 1866 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 यानी 1843 में हुई थी। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1846
1776 यानी 1876 में हुई थी। तो इसका जब आप क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा? 3 2 1 4। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहे हैं कि इसके तहत भारत सरकार को जन शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित किया गया और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वुड डिस्पैच को आप लोग को पता होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या वुड डिस्पैच लाया गया था 1854 ईस्वी में। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार को जन शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित किया गया था और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब यह है कि ऊपर के वर्ग को यानी समाज के ऊपरी वर्गों को, उच्च वर्ग को शिक्षा दीजिए तो ये शिक्षा छन छन करके नीचे वर्गों तक भी पहुंच जाएगा, ऐसा ये सिद्धांत था। तो इसलिए इस सिद्धांत को, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को वुड डिस्पैच द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरा कह रहा है इसमें वर्नाक्युलर भाषा के प्राथमिक विद्यालयों, एंग्लो वर्नाक्युलर भाषा के उच्च विद्यालयों, जिला स्तरीय कॉलेजों और प्रेसिडेंसी विद्यालयों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा देखो, इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए अनुदान सहायता का प्रस्ताव किया गया, जिसमें निजी शैक्षिक उद्यमों पर निर्भरता कम हो सके। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, न कि इस पर निर्भरता कम हो सके। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, निजी शैक्षिक उद्यमों पर निर्भरता कम हो सके, इस वजह से अनुदान सहायता का प्रस्ताव किया गया था, ऐसा नहीं है। अनुदान सहायता का प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कह रहा है कि जिससे निजी शैक्षणिक उद्यमों पर निर्भरता कम हो सके, नहीं बल्कि और ज़्यादा निजी शैक्षिक उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान लाया गया था। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वर्ष 1776 में इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अंग्रेजों का दो लोगों के साथ संधि होती है, एक तो नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि नवाब ने युद्ध के मुआवजे के रूप में इलाहाबाद और कड़ा को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी। तो देखो, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? कि नवाब ने युद्ध के मुआवजे के रूप में इलाहाबाद और कड़ा को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को सौंपने पर सहमति व्यक्त नहीं की थी, बल्कि शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी। तो शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, सौंपा था। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति का काफी अधिक भुगतान करने के साथ बलवंत सिंह को बनारस की संपत्ति का पूरा नियंत्रण वापस करना पड़ा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, तो 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हुए प्रारंभिक विद्रोहों को कंपनी द्वारा निर्दयतापूर्वक दबा देने के कारण यह विद्रोह संपूर्ण भारत में प्रसारित नहीं हो सका। दूसरा कह रहा है कि यद्यपि विद्रोहियों के पास उन्नत शस्त्र और प्रभावी समन्वय था, लेकिन उनके पास संगठित वैचारिक कार्यक्रम का अभाव था। तीसरा कह रहा है कि अनेक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह से स्वयं को अलग कर लिया, क्योंकि वे इसे सामंती और रूढ़िवादी तत्वों द्वारा संचालित पुनरुत्थानवादी आंदोलन मानते थे। बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। अब मैं जानना चाहती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपसे। 1857 की विफलता के क्या क्या कारण रहे हैं, इस संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतने कौन कौन एस्पिरेंट हैं जो डेडिकेटेड होके क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आज की टेस्ट पेपर थोड़ी सी बोरियत हुई, हिस्ट्री का होता है तो ऐसा ही होता है टेस्ट पेपर, कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए रहता नहीं है, और बताओ भी तो फिर समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट किस पॉइंट को बताओ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक लाइन बोल दें और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इतिहास है, इतिहास में अगर कोई भी घटना बतानी है तो उसके आगे पीछे की पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, फिर आपको एक्सप्लेन करना
फिर आपको पूरा मेन मुद्दा बताना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने जानबूझ करके वीडियो को छोटा किया है ताकि आप लोग फटाफट इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो, क्योंकि हिस्ट्री है, जितना ज़्यादा हो सके आप हिस्ट्री को खुद कहानी की तौर पे पढ़ें और खुद समझें। इसमें कोई समझाने वाली बात मेरी तरफ से कुछ भी नहीं थी, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी अभी हिस्ट्री के हैं, बाकी हिस्ट्री आगे फिर ज्योग्राफी के हैं। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है अच्छा खासा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसके आगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी फैक्चुअल फॉर्म में है। ठीक है, सभी का नेचर जो है फैक्चुअल है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी इस टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बाय बाय दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। मोर रिवीजन नो कन्फ्यूजन। बाय बाय।